क्रम में आज जिस कहानी को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वे हकीकत उजागर करती है देश के चौथे स्तंभ के बारे में, अर्थात मीडिया घरानों के बारे में। किसी भी तरह का मीडिया क्यों ना हो, उसमें दलित रिप्रेजेंटेशन के सवाल को ये खड़ा करती है। हम सभी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि किस तरह दलित रिप्रेजेंटेशन मीडिया में कितना कम है, या यूं कहें एकदम ना के बराबर है। लेकिन इस बात को सीधे तौर पर मानने से हम सभी कतराते हैं। आज की कहानी के बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने खुद लेखकीय भूमिका में कहा है कि घुसपैठिए कहानी की तरह ही आज की कहानी ये वाली दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन कहानी लिखते वक्त उन्हें बेहद मानसिक यातना और क्षोभ से गुजरना पड़ा है। आइए मूल कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन। अंतिम हेडलाइन और समाचार का प्रूफ देखकर ओके करते हुए उसने समूचा पृष्ठ शर्मा की ओर सरका दिया। शर्मा ने हेडलाइन हैरत से देखी, सवालिया नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, जोशी जी ने देखा है ये मैटर? कागज पर उभरे काले स्याह अक्षर शर्मा की आंखों में कांटों की तरह गड़ रहे थे। अक्षरों की बुनावट ने संदेह की रेखाएं गहरी कर दी थी। शब्दों पर जोर देते हुए कहा, अप्रूव करा लेते तो ठीक रहता। यह खबर उनके ही क्षेत्र से है, हो सकता है वे पसंद ना करें। शर्मा ने कागज हवा में लहराया। ले जाइए और जल्दी से तैयार कीजिए, देर हो रही है, उसने तल्खी से कहा। शर्मा ने गहरी हिकारत से उसकी ओर देखा और अपने विभाग की ओर चल दिया। रात के 12 बजने वाले ही थे। दफ्तर में सन्नाटा था। प्रिंटिंग विभाग में हलचल बढ़ गई थी। वह पहले पृष्ठ का अंतिम प्रूफ देखकर ही उठने के मूड में था। वह कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता था, मतलब आश्वस्त होना चाहता था कि जो खबर अंत में उसने भेजी है वे मुख्य पृष्ठ पर छप रही है या नहीं। आखिरी समाचार जो उसने शर्मा के हवाले किया था उसे लेकर उसके मन में संशय था। उसे यह सब जोखिम भरा लग रहा था। फिर भी उसने समाचार को मुख्य पृष्ठ पर छाप देने के लिए शर्मा को हिदायत दी थी। शर्मा ने जाते हुए जो प्रतिक्रिया जाहिर की थी उससे वह अनभिज्ञ नहीं था। उसके जाते ही उसने ड्रॉर झटके से बंद कर उसकी प्रतिक्रिया का उत्तर देने की कोशिश की थी। मतलब जाते वक्त शर्मा ने जिस हिकारत से इसे देखा था, इसने भी अपना ड्रॉर बंद करके गुस्सा, अपना रोष जाहिर कर दिया था उन हिकारत भरी नजरों को लेकर। साथ ही उसके मुंह से अस्फुट शब्द निकले, सौले सबके सब जोशी के चमचे, श्रेष्ठता भाव से पीड़ित। शर्मा तक ना तो उसकी प्रतिक्रिया पहुंची थी, ना संवाद की ध्वनि तरंगे। उसका स्वर था ही इतना धीमा कि उसके अपने इर्द गिर्द ही घुट कर रह गया था। मतलब आत्मविश्वास की भरपूर कमी थी। अपने मन को तसल्ली देने के लिए बात तो कह दी, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि ये बात शर्मा के कानों तक न पहुंच जाए। यह पहला अवसर नहीं था। इससे पूर्व भी अनेक ऐसे समाचार आए थे जिन्हें हर रोज अनदेखा किया जाता रहा है। यदि कभी छपे भी तो कतर व्योत के साथ, जिन्हें पढ़कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा ही नहीं जा सकता। जो मात्र सूचनाएं होती थीं वे भी दिग्ध भ्रमित करने वाली। कतर व्योत मतलब बेहद कांट छांट के साथ, और उनको पढ़कर निष्कर्ष पर इसलिए नहीं पहुंचा जा सकता था कि खबर में सारी जो मेन बातें होती थी वो तो काट दी जाती थी। सिर्फ एक तसल्ली भर रहती थी कि हाँ चलो सूचनाएं दे दी हैं। ऐसे अनेक समाचार टेलीप्रिंट, फैक्स या डाक से आते थे, जो आते हुए तो दिखाई पड़ते थे लेकिन अखबार तक नहीं पहुंच पाते थे। अघोषित सेंसरशिप उन्हें रोक लेती थी। अघोषित, बिल्कुल वैसे ही जैसे सत्ता साहित्य में एक अघोषित सत्ता, अदृश्य सत्ता विद्यमान रहती है, वैसे ही यहां पर अघोषित सेंसरशिप विद्यमान है। ऐसे समाचार संपादकों, संवाददाताओं को फिजूल की बातें लगती थी। वे समाचारों को अनदेखा करके मुख्य धारा के भ्रम को बनाए रखने में अपना योगदान देते थे। मीडिया ऐसे ही लोगों के हाथ की कठपुतली बना हुआ था।
मीडिया का यह नजरिया वह अनेक अवसरों पर देख चुका था, जिसे देखकर वह गहरी यातना से गुजरता था। ऐसी यातना जिसका कोई अंत उसे दिखाई नहीं देता था। यह पीड़ा उसकी रग रग में समा गई थी। वह स्वयं को असहाय पाता था। मतलब ये अभी तक नाम इसमें मेंशन नहीं किया है, उसने, उसके, इन्हीं सब उपनामों से उन्हें बुलाया जा रहा है। इस अखबार में आने से पूर्व वे स्वयं भी इन अवांछित समाचारों की तरह अनेक बार अखबार के कार्यालयों से बेरंग लौटा था, मतलब बिना नौकरी के। ऐसा ही हादसा घटित हुआ था जब वह कलकत्ता से निकलने वाले साप्ताहिक से अपमानित होकर लौटा था। उसने साप्ताहिक के उप संपादक के लिए आवेदन किया था। जो भी योग्यताएं, अनुभव अपेक्षित थे, वे सब उसने पूरी की थी। साहित्यिक टिप्पणियां, रपट, आलेख, फीचर, समसामयिक विषयों पर लेख आदि जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे थे, उसका पूरा ब्यौरा, प्रतियां उसने संलग्न करके आवेदन भेजा था। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब बुलावा नहीं आया साक्षात्कार के लिए, तो उसने दोबारा से समूची सामग्री आवेदन के जरिए भेजी थी। फिर भी कोई उत्तर नहीं आया, तो मित्रों की सलाह पर वह स्वयं कलकत्ता पहुंच गया था। संपादक हिंदी जगत में एक जाना माना प्रतिष्ठित नाम थे। उसके संपादकीय और समसामयिक विषयों पर की गई टिप्पणियों का वह हमेशा प्रशंसक रहा है। शायद इसी हौसले ने उसे प्रेरित किया था कि वह संपादक से व्यक्तिगत रूप से मिले। बहुत ही कम समय में साहित्यिक ने जो छाप पत्र पाठकों पर छोड़ी थी, उससे वह भी प्रभावित था। इसलिए जब उप संपादकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन छपा, तो उसने भी आवेदन कर दिया था। जितने उत्साह और उम्मीद से वह संपादक से मिलने कलकत्ता गया था, उतनी ही निराशा से, हृदय की वेदनाओं को दबोच कर वह वापस लौट आया था। साप्ताहिक के कार्यालय में पहुंचकर उसे घोर निराशा ही नहीं हुई थी, बल्कि उसका मोह भंग भी हो गया था। संपादक के कैबिन में जाने से पहले वह उप संपादकों से मिला था। उसका नाम सुनते ही उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। कानाफूसी शुरू हो गई थी। उमेश उनियाल उसका नाम सुनते ही कुछ इस तरह मुस्कुराया था कि उसे समझने में देर नहीं लगी थी। उनियाल ने व्यंगात्मक लहजे से कहा था, संपादक से मिल लो, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आप जैसे प्रतिभा संपन्न लोगों की ही यहाँ सख्त जरूरत है। उमेश उनियाल के अंदाज से आसपास बैठे सभी सहकर्मी खिलखिला उठे थे। उनकी यह हंसी उसे लहूलुहान कर गई थी। वह अवाक खड़ा रह गया था। उसे लगा जैसे वह दलदल के किनारे खड़ा है। अपने आप को संयत रखते हुए वह संपादक के कैबिन की ओर बढ़ गया था। संपादक ने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा था। अर्थात प्रतिभा भी जातिवाद की मोहताज होती है। आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन यदि श्रेष्ठ जाति के नहीं हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का सम्मान मिले, इसकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपने आप में व्यस्त होते हुए कहा था, आप इतनी दूर से बिना पूर्व सूचना किए आए हैं, इससे आपका तो नुकसान हुआ ही है, मेरा भी समय खराब कर रहे हैं। थोड़ा रुककर, आपका नाम सुना है, अच्छा लिखते हैं, लिखते रहिए, हमारे साप्ताहिक में भी लिखिए। पत्रिका में फंसकर तो लेखक की मौत हो जाती है। आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? यह जगह आप जैसे प्रतिभावान लोगों के लिए नहीं है। इसमें तीखा व्यंग उन्होंने किया है कि आप बहुत प्रतिभावान हैं, जिस जाति से हैं वहां प्रतिभा का कोई मतलब नहीं बनता, कहने का यही मतलब है। वह खामोशी से संपादक के तर्क सुन रहा था। तर्कों के पीछे छिपी कुटिलता साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह उल्टे पांव लौट आया था। लौटते हुए उसने महसूस किया जैसे वहां बैठे तमाम लोगों की नजरें उसका पीछा कर रही थीं। उसने तेज कदम बढ़ाए। वह भी दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया था कि सामूहिक ठहाका गूंजा। अब पत्र पत्रिकाओं में भी आरक्षण मांगने वाले आने लगे। अब भंगी चमार भी संपादक बनेंगे। एक एक शब्द तेज धार वाले औजार की तरह उसे लहूलुहान कर गया था। उसके भीतर खामोश चीख लावा बनकर फूट पड़ने के लिए तड़प उठी थी। वह ठिठका, लेकिन दूसरे ही क्षण स्वयं को काबू पाकर उनकी ओर घूमा। उसे खड़ा देखकर उनके कहकहों पर यकायक ब्रेक लग गए थे। यह एटीट्यूड बेहद जरूरी है। आप पर हंसने वालों को
यदि आप एटीट्यूड के साथ, आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़कर देखें तो उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं रहता आपके इस एटीट्यूड का, क्योंकि वो इस चीज के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। उन्हें यह लगता है कि आप में और आत्मविश्वास हो ही नहीं सकता। अपने अपने काम में व्यस्त हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे थे। उसने हिकारत से उन्हें घूरा और बाहर निकल गया। सड़क पर आकर उसे लगा जैसे वे किसी सीलन भरे बदबूदार तहखाने से बाहर आया है, जिसकी गंध अभी तक उसके रोम रोम में बेचैनी पैदा कर रही थी। सीलन भरे बदबूदार तहखाने से बाहर आना, यही है दलित कहानियों का सौंदर्य शास्त्र। जो सच उन्होंने भोगा, देखा, समझा, अपने इर्द गिर्द महसूस किया, उसी को उपमाओं के तौर पर अपनी कहानियों में उतारा है। यही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानियों की भी खास बात है कि अपने आसपास के परिवेश से ही उपमाएं चुनकर उन्हें यहाँ पर रखा है। क्योंकि सीलन भरा बदबूदार तहखाना, किस तरह के लोग यहाँ रहते होंगे, किस किस्म के लोगों का ये घर होता होगा, ये यहाँ साफ जाहिर है। कलकत्ता से लौटते ही उसने सबसे पहला काम किया था कि वे अपना नाम दिनेश पाल जाटव से दिग्ध दर्शन कर लिया था। यह फैसला उसने गहरे अंतर्द्वंद्व से गुजर कर लिया था। उसका नाम सुनते ही सामने बैठे व्यक्ति में जो तब्दीलियां परिलक्षित होती थीं, वह किसी यंत्रणा से कम नहीं थीं। दिनेश पाल जाटव, जाटव जो कि चमार की ही एक उपजाति है। बहुत से लोग चमार के बजाय जाटव लिखना पसंद करते हैं, लेकिन उससे हकीकत नहीं छुपती। आप बगुले की तरह या कबूतर की तरह रेत में मुंह घुसा लेंगे और ये समझेंगे कि बिल्ली ने आपको देखा नहीं और आपकी जान बच जाएगी, तो ये आपकी गलती है, बिल्ली की नहीं जो आपको खाने वाली है। चमार, जो कि मैंने कहा जाटव चमार की ही एक उपजाति है, उसके लिए मैं आपको एक किताब का नाम बता देती हूँ जो जॉर्ज वेयर ब्रिग्स की है, द चमार्स। रेफरेंस के तौर पर जो बात मैंने कही, रेफरेंस के तौर पर उसके आप इस किताब को देख सकते हैं। नाम बदलने से शुरू में काफी दिक्कतें आई थी, लेकिन जब पत्र पत्रिकाओं में यही नाम छपने लगा तो सभी उसे इस नाम से पहचानने लगे थे। कुछ अंतराल बाद ही उसका पूर्व नाम भूलने भी लगे थे। दिग्दर्शन छाया ने दिनेश पाल जाटव कहीं गुम होने लगा था। इसी नाम के भ्रम जाल ने उसे इतने बड़े अखबार में नौकरी दिलवा दी थी। मतलब आसपास जो भ्रम जाल फैल गया था। पिछली कहानी मैं ब्राह्मण नहीं हूं में हमने पढ़ा कि मोहन लाल शर्मा और गुलेरी लाल शर्मा जो थे, गुलजारी लाल शर्मा, सॉरी माफ कीजिएगा, वे दोनों ही अपने परिवेश में इतने रम गए कि अपनी असलियत भूल गए थे। इसीलिए यहाँ पर भी इनको इतने बड़े अखबार में नौकरी मिल गई, क्योंकि दिग्दर्शन नाम काफी आध्यात्म से जुड़ा हुआ लगता है। अखबार की दुनिया में फंसकर वह बहुत से ऐसे काम भूल गया था जो किसी समय उसकी प्राथमिकताओं के दायरे में आते थे। समाचार पत्र की उप संपादकी तक पहुंचने में उसे बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था। नौकरी मिलने तक जो संघर्ष उसने किए थे उन्हें वह स्वयं भी धीरे धीरे भूलने लगा था। शहर दर शहर भटकते हुए जब वह दिल्ली आया तो ऐसे कई लोगों के करीब आने का उसे मौका मिला जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने माने नाम थे। ऐसे ही एक नाम की बदौलत वह एक अखबार की कुर्सी पर जम गया था। छद्म भेष धरने से जैसा होता है वैसा ही यहां भी हुआ कि छद्म भेष था, इसीलिए आपको ऊपर के पादान में अच्छी नौकरी मिल गई। इस अखबार में ही काम करते हुए उसने अनेक उतार चढ़ाव देखे। सत्ता समीकरणों के साथ अखबार के चेहरे बदलते हुए उसने काफी करीब से देखे थे। मतलब जैसे ही सत्ता बदलती है अखबार भी अपना रुख बदल लेते हैं। सत्ता के साथ कॉर्पोरेट चलता है और कॉर्पोरेट का सहयोग सत्ता पूरा करती है। ऐसे अनेक अनुभवों से वह भी गुजरा था जिनसे वह अभी तक अनभिज्ञ था। बाहर भीतर के अंतर ने उसे कई बार उलझनों में डाल दिया था। वह कई बार लड़खड़ाया भी, लेकिन जल्दी ही संभलकर फिर से उसी दूरी पर घूमने लगता था। यहां से छिटक कर अलग हो गया था। कभी कभी वह अपने आप पर हैरान हो उठता था, इतना कमजोर तो वह कभी नहीं था। संपादक की कुटिल गोलमोल बातों को कई बार समझने में वह स्वयं को असमर्थ पाता था।
ऐसे समय में खामोश होकर एक अच्छे श्रोता का अभिनय करने लगता था, लेकिन उसके अंतर्मन की संतप्तता उसे हर पल बेचैन भी करती थी। मतलब अंदर कहीं कुछ कचोटता था कि पत्रकारिता उन्होंने इसलिए नहीं ली थी दिग्दर्शन जी ने कि वे अपने ही लोगों से दूर हो जाएं या जो संपादक चाहता है वही छापा जाए। कहने को तो अखबार प्रगतिशील विचारों का और आम आदमी के संघर्षों का हिमायती कहलाता है, लेकिन दिग्दर्शन ने अक्सर उल्टा ही पाया। व्यवस्था के विरुद्ध पाठकों के पत्रों पर भी नजर रखी जाती थी। ये बात तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी कि पाठक वर्ग जो पत्र लिखते हैं वो भी सिलेक्टेड होते हैं बहुत ज्यादा और अलग। और अगर कभी कुछ छापा भी तो काफी काट छांट के बाद। लोकतंत्र के मुखौटे के पीछे जो तंत्र छिपा था उसका अक्स सिर्फ राजनीति में ही नहीं अखबार में भी दिखाई पड़ता था। एक ऐसा तंत्र बना लिया गया था जिसे भेद पाने की कोई राह दिखाई नहीं पड़ रही थी। दिग्दर्शन को लगने लगा था कि वह स्वयं भी इस तंत्र का हिस्सा बन रहा है। जो अखबार की राय थी वही उसकी राय भी बनने लगी थी। अपना स्वतंत्र मत वह प्रकट नहीं कर सकता था। उसने कुर्सी तो पाई थी लेकिन बहुत कुछ खो दिया था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ऐसी ही कहावत है और वही यहाँ चरितार्थ हो रही है। जिस कार्य क्षेत्र को उसने मूल्यों के लिए चुना था वहीं वह उसकी महीन बुनावट में फंस गया था। अखबार के उस पृष्ठ तक ही उसकी दुनिया सिमट कर रह गई थी। हर रोज बिना नागा किए तैयार करना होता था। उस रोज संपादक शिव नारायण जोशी जल्दी ही चले गए थे। अपने कार्यालय से जाते जाते दिग्दर्शन को अपने कैबिन में बुलाकर कहा था, मेन स्टोरी तो लगी गई है, फिर भी मुख्य पृष्ठ भी देख लेना, प्रूफ की गलती न रह जाए। आज आपको ही सब देखना है। संपादक जो थे वो शायद इनके दिग्दर्शन नाम से भ्रमित थे, इसलिए इन्हें इतने सम्मान से पूरी जिम्मेदारी सौंप रहे थे। दिग्दर्शन को मिलाकर 3 उप संपादक थे, शेष 2 भी छुट्टी पर थे, इसीलिए सारा भार दिग्दर्शन पर आ गया था। उसे पल भर की भी फुर्सत नहीं मिली थी। लगभग सारा कार्य उसने पूरा कर लिया था। मुख्य पृष्ठ की सामग्री तैयार हो चुकी थी, बस आखिरी प्रूफ देखना था। एक समाचार काफी देर से मेज पर पड़ा था जिसे वह कई बार पढ़ चुका था। हर बार समाचार के भीतर से कुछ ऐसा निकल आता था जो उसकी अंतः चेतना को चोट कर रहा था। समाचार पढ़कर उसने एक बार फिर से एक और सरका दिया था। मुख्य पृष्ठ की सुर्खियों पर उसने एक नजर डाली। सब कुछ अखबार की नीतियों के अनुकूल था। मतलब जो तंत्र चाहता है, जो ये संपादक छापना चाहते हैं, उसी के अनुरूप मुख्य पृष्ठ होता है हर बार। अचानक उसके मस्तिष्क में कुछ कौंधा और उसने उस समाचार को उठा लिया जिसे अब तक वह कई बार पढ़कर एक ओर रख चुका था। समाचार एक पाठक ने भेजा था तार द्वारा, जिसे ज्यादा देर अनदेखा करने का हौसला दिग्दर्शन नहीं कर पा रहा था। आदिम युगीन सभ्यता और संस्कृति वन मानुष की शक्ल में शब्दों का रूप धरकर आ गई थी। प्रिंटिंग विभाग से बार बार तकाजा आ रहा था, पृष्ठ तैयार होने में कितनी देर है। वह हर बार एक ही उत्तर दे रहा था, बस थोड़ी ही देर, अभी भेजता हूं। मेज पर उपेक्षित पड़ा समाचार दिग्दर्शन को मुंह चढ़ा रहा था। उसकी रगों में सिहरन भरने लगी थी। उसने समाचार उठाया और उस पर हेडलाइन लिख दी, राहत कर्मियों ने दलितों की सड़ी लाशों को छूने से इनकार किया। तो ये थी वो सुर्खियां। दर्द की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वह अपने आप से ही भयभीत हो उठा। रोशनी से जगमगाते कमरे में उसे अंधेरे की चीत्कारों का आभास होने लगा था। क्षण भर को वह सुध-बुध खो बैठा था। उखी मठ के भूस्खलनों ने दबे करहाते लोगों की चीख पुकार उसे सुनाई पड़ने लगी थी। उसकी उंगलियां थमा कलम भी कांप रहा था। उखीमठ गढ़वाल शिवालिक पहाड़ियों में प्रकृति का जो तांडव हुआ था, उसमें गांव के गांव तबाह हो गए थे। भूस्खलन और पर्वत श्रृंखलाओं के धंसने से अनेक गांव चपेट में आ गए थे। सैकड़ों लोग पहाड़ की गीली मिट्टी में दबकर मर गए थे। सरकारी राहत दल के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी राहत कार्यों में जुटे हुए थे। रोन लेक में कुछ ज्यादा ही तबाही हुई थी। पूरा गांव ही खत्म हो गया था। बुरी तरह लाशें सड़ रही थीं, जिन्हें राहत कर्मियों ने हटाना तो दूर, उन्हें छूने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि ये लाशें उस गांव में रहने वाले दलितों की थी।
राहत कर्मियों के इस फैसले के सामने जिला मजिस्ट्रेट भी बेबस हो गए थे। मतलब अदालत भी तो अपनी जेब में होती है तंत्र के, पूरा तंत्र, पूरा प्रशासन मुट्ठी में ही तो रहता है उनके। जबकि अन्य लाशों की तरह इन लाशों को भी हटाना जरूरी था, क्योंकि लगातार जारी बरसात के कारण इन लाशों के लिए विषैले जीवाणु नदियों के जल को प्रदूषित कर रहे थे, जिससे भयानक बीमारियों के फैलने का अंदेशा था। जिसकी चिंता राहत कर्मियों को नहीं थी, उन्हें तो बस धार्मिक विधान की पड़ी थी। जिसकी चिंता थी जो किसी भी दलित के स्पर्श की मनाही करता है, जिससे वे पाप के भागी बनते हैं, जो मानवीय मूल्यों से भी ऊपर है। मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर धार्मिक मूल्यों को श्रेष्ठ माना गया है। उखीमठ, जोशीमठ आदि अनेक स्थानों पर कई इस प्राकृतिक आपदा को भी उखीमठ, जोशीमठ आदि अनेक स्थानों पर आई इस प्राकृतिक विपदा को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा था, लेकिन रोन लेक उखीमठ की घटना पर सभी ने चुप्पी साध ली थी। यहां तक कि जिला मजिस्ट्रेट के बयान को भी तरजीह नहीं दी थी। यानी राहत कर्मियों के इस कुकृत्य पर उनकी मौन सहमति थी। विपदा में मारे गए लोगों की लाशें भी जात पात के घेरों में बंधी हुई थी। तो ये जिक्र एक बार फिर से देवभूमि का है। दिग्दर्शन ने समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित कर दिया था। अखबार के संपादक शिव नारायण जोशी स्वयं को जोशी मठ का मूल निवासी कहते थे और उस क्षेत्र को गर्व के साथ देवभूमि कहते हैं। उस स्थान पर हुए इस हादसे पर जोशी जी की क्या प्रतिक्रिया होगी, दिग्दर्शन को अंदाजा था। पहले ही जिक्र कर दिया है। शर्मा जी बोलते हैं कि ये जोशी जी के क्षेत्र की घटना है, एक बार उनसे पूछ लीजिए। तो ये है देवभूमि का जिक्र। मुख्य पृष्ठ की सामग्री को अंतिम रूप देकर उसने तसल्ली कर ली थी। दफ्तर छोड़ने से पहले उसने शर्मा को सख्त लहजे में हिदायत दी थी, समय पर अखबार छपना चाहिए। आखिरी बस के छूट जाने का डर था, इसलिए वह जल्दी जल्दी बाहर आकर बस स्टॉप की ओर चल दिया। बस स्टॉप पर इक्का दुक्का अखबारों में काम करने वाले ही लोग थे। काफी देर से वह घर पहुंचा। रास्ते भर उखीमठ की घटना उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। उसके भीतर आक्रोश भर उठा था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। घर पहुंचते ही उसे थकावट का एहसास हुआ। बिस्तर पर लेटकर भी नींद कोसों दूर थी। अभी भी वही समाचार उसकी चेतना पर छाया हुआ था। काफी देर बाद उसे नींद आई। सुबह देर से उठा था, सिर भारी था, नींद की खुमारी से पलकें बोझिल थी। उठने का मन नहीं था, लेकिन दफ्तर जाना भी जरूरी था। उसे ही समूचा अखबार देखना पड़ रहा था, क्योंकि बोल दिया गया संपादक छुट्टी पर चले गए थे और 2 उप संपादक भी छुट्टी पर थे। इसलिए सारा कार्यभार दिग्दर्शन पर ही आ गया था। वह जल्दी से उठकर तैयार होकर दफ्तर जाना चाहता था। उसकी व्यग्रता देखकर पत्नी खिन्न हो उठी थी। घर आते ही क्यों हो? वहीं खाओ, सो जाओ, उठो, फिर से काम पर लग जाओ। वह तंग आ गई थी उसकी इस दिनचर्या से। परिवार को समय दे पाना दिग्दर्शन को असंभव जान पड़ता था। पत्नी की छीटाकशी को अनसुना करके वह दफ्तर के लिए निकल पड़ा। वह लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहता था उस समाचार पर जो देवभूमि से था, दलितों की सड़ती हुई लाशों को उठाने से राहत कर्मियों के मना करने पर। लेकिन बस या रास्ते में उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उस पर चर्चा कर रहा हो। वह सिर्फ हैरान ही नहीं, निराश भी होने लगा था। उसे विश्वास था कि लोग इस समाचार को पढ़कर रिएक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये है हमारा भौंडा चेहरा जातिवाद का। यदि अखबार इसको प्रमुखता से छाप भी दे जोर जबरदस्ती करके, तो इसके ऊपर चर्चा ही मत करो। ऐसा रिएक्ट करो जैसे आपने ना तो ये खबर छपी ही नहीं और ना ही आपने पढ़ी। दरियागंज की भीड़ में बस से उतरते ही उसे जस्सी मिल गया था। जस्सी यानी जसविंदर, जो फ्रीलांसर था। औपचारिक दुआ सलाम के बाद जस्सी भी आगे बढ़ गया था। दिग्दर्शन को लगा जैसे जस्सी जानबूझकर अनजान बनने का प्रयास कर रहा है। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि सब इस तरह रिएक्ट करेंगे जैसे ना तो ये खबर छपी ही नहीं और उन्होंने पढ़ी ही नहीं। उसने जस्सी के व्यवहार को झटक कर दूर किया। ऐसे लोगों की फितरत को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, उसने अपने आप से कहा। जस्सी के विचार से मुक्त होकर वह दफ्तर की ओर मुड़ा। दफ्तर की सीढ़ियों में ही जुगल नंदा मिल गया था, जो उसी के दफ्तर में सहायक था। अजीब सा मुंह बनाकर बोला, आ गए?
दिग्दर्शन ने उसके अंदाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दफ्तर में खामोशी थी, जैसे अभी अभी आकर कोई तूफान गुजरा है। सभी अपने अपने कामों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे। किसी ने उसके आने को नोटिस भी नहीं लिया। उसे कुछ अनोखा लग रहा था। कई तरह की आशंकाएं उसके मन में उठने लगी थी। वह सीधा अपने कक्ष में आ गया था। चुपचाप कुर्सी पर बैठकर आने वाले तूफान की प्रतीक्षा करने लगा था। आने वाली तूफान के दलितों के मरने की खबर और राहत कर्मियों द्वारा उन्हें उठाए जाने से मना करने की खबर को प्रमुखता से मुख्य पृष्ठ पर छाप दिया था। इसके चलते उसके ऊपर जो गाज गिरने वाली थी, जो उसको फटकार पड़ने वाली थी, उसके लिए वह पूरी तरह तैयार था। खबर छापते वक्त भी दिग्दर्शन को इस बात का आभास था कि वह आग से खेल रहा है। अचानक मेज पर पड़े लिफाफे पर उसका ध्यान गया। लिफाफे पर उसका ही नाम लिखा था। उसने लिफाफा खोला। छोटे से एक कागज पर लिखा था, योर सर्विसेज आर टर्मिनेटेड फ्रॉम टुडे। आपको आज से बर्खास्त किया जाता है। हस्ताक्षर शिव नारायण जोशी। उसने मजमून कई बार पढ़ा। उसे लगा जैसे सब अपनी ही जगह ठहर गया है। वह कुछ देर लिफाफे को हाथ में लिए वैसे ही बैठे रहा। उसके मस्तिष्क में कई प्रकार के विचार उठ रहे थे जिन पर उसे अभी सोचना था। उसने लिफाफा मोड़कर जेब में डाल लिया था। उसने कल रात इस स्थिति पर भी विचार किया था। उसने एक गहरी सांस ली और उठकर खड़ा हो गया। दफ्तर छोड़ने से पूर्व वह शिव नारायण जोशी से मिलना चाहता था। अपने कक्ष से निकलकर जब वह संपादक के कैबिन की ओर बढ़ा तो बाहर बैठे स्टाफ की खुसर पुसर से उसे लगा जैसे वे सभी उसी के विषय में बातें कर रहे हैं। उन्हें अनदेखा करके वह संपादक के कैबिन में पहुंच गया। कुर्सी खाली थी। कुछ क्षण वह खाली कुर्सी को अनमने सकता से घूरता रहा। उसके भीतर गहरा आक्रोश पनप रहा था। उसके दिमाग में विचारों की जंग चल रही थी जिसमें वह स्वयं ही लहूलुहान हो रहा था। वह कहना चाहता था, उसका अपराध क्या है? सच को सच कहना गलत है। अपराध तो यही था कि ये जाहिर हो गया था दलित प्रेम से कि वे भी इन्हीं की श्रेणी का है, और ये अपराध था क्योंकि इसको छुपाकर ही वह आगे बढ़ा था। यदि पहले से पता होता कि उसके नाम के साथ जाटव लगा हुआ है तो शायद जिस कुर्सी पर वह बैठा था इस वक्त उप संपादक की, उस पर ना बैठा होता। कैबिन से बाहर आकर किसी भी सहयोगी से मिलने का उसका मन नहीं था। गत वर्षों में उसने काफी कुछ देखा था जिसने उसके मन में कटुता और ज्यादा बढ़ा दी थी। वह सीढ़ियां उतरकर बाहर आ गया था। सड़क पर भीड़ और ज्यादा बढ़ गई थी। उस भीड़ में भी वह अकेला था, लेकिन एक एहसास बहुत शिद्दत से उसके मन में उठ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वे पिंजरे से मुक्त कोई पक्षी है जो हवा में आकर अपने पंख फड़फड़ा सकता है। नौकरी छूट जाने के दंश को उसने एक झटके से उतारकर फेंक दिया था। आत्मविश्वास में भरकर एक गहरी सांस खींची, जैसे ताजी हवा को फेफड़ों में भर लेना चाहता है। उसकी चाल में बदलाव आ गया था। उसके भीतर से जैसे उबलता लावा बाहर आकर फूट पड़ना चाहता था। दिनेश पाल जाटव उसे याद आने लगा था। कथाक्रम दलित विशेषांक नवंबर 2000 में ये कहानी छपी थी। तो देखा आपने, आवरण उतार देने से, छद्मता का त्याग कर देने से कितना आराम महसूस होता है। आप जो हैं जैसे हैं उसे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए और दूसरों को मजबूर कीजिए अपनी काबिलियत से कि वह भी आपको उसी रूप में एक्सेप्ट करें जिस रूप में आप हैं। और ये इस बात की ओर भी इशारा करती है कि दलित रिप्रेजेंटेशन मीडिया में कितना कम है, चाहे वह किसी भी माध्यम का मीडिया हो। ये तो उस दौर की खबर है जब सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था हमारे देश में, इंटरनेट पर। आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से इन खबरों को रोक पाना लगभग नामुमकिन है। अखबार प्रमुखता से नहीं छापते, या यूं कहिए बिल्कुल ही नहीं छापते, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जरूर सर्कुलेट होती हैं। सोशल मीडिया के आने से दलितों के मुद्दों को लेकर जो बदलाव आया है वे काबिले तारीफ है। तो आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगली कहानी में आपके सामने मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।